वॉर के अंदर लॉफेयर को यूज़ करना और एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू एक पूरी कौम को रेफ्यूजी बना के स्टेटलेस कर देना, और अब जो हाल ही में मकबूजा कश्मीर के अंदर 10 साल के बाद जो हर कुछ सालों के बाद वहाँ पे फासिकल इलेक्शंस कराए जाते हैं, उनको भी कंडक्ट किया। पिछले पूरा ये जो महीना गुजरा उस एक्सरसाइज के अंदर 3 फेजेस के अंदर हुए, और ये पहले इलेक्शंस थे 10 साल के बाद जो एब्डिकेशन के बाद किए गए। ये वो एब्डिकेशन है जिसकी वजह से हमने वहाँ पे देखा कि 50 लाख इंडियंस को वहाँ की रुकनियत शहरियत दे दी गई, सिटीजनशिप डोमिसाइल इशू कर दिए गए, उनको वोटर राइट्स दे दिए गए। हालांकि वो कश्मीरी नहीं है। कश्मीर, क्योंकि ये एक लीगल फॉरम के ऊपर मैं एड्रेस कर रही हूँ, आप सबको पता है कि इट फॉल्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जिस तरीके से ये इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए या एब्रोगेट किया गया आर्टिकल 370 और 35A, और ख़ास तौर पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, ये 1.5 मिलियन की जो कश्मीरी वहाँ पे आबादी है, उसको वहाँ पे 10 लाख इंडियन फोर्सेस के साथ साथ 15 इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं, जिसमें से 8 डॉक्यूमेंटेड हैं रॉ के हेडक्वार्टर्स में, और 6 जो हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि रॉ और मिलिट्री की जो वहाँ पे मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो माइट है वहाँ पे, और जो इंटरवेंशन है उसके तहत ये इलेक्शंस कराना। और इन इलेक्शंस में भी जो हमने दुनिया में सुने होंगे, जाली इलेक्शंस होना, रिगिंग होना, बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी, मगर आज तक आपने गोस्ट वोटर्स का नहीं सुना होगा। जो इतनी बड़ी 50 लाख तकरीबन लगभग जो है तादाद है वो गोस्ट वोटर्स की है, वो इंडियंस हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया है। तो जो भी रिजल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश तो की जा रही है इंडियन स्टेट की और ख़ास तौर पे मोदी सरकार की, वहाँ पे दिखाया जाए कि हम जो कश्मीरी पब्लिक है उसने ओन किया इन इलेक्शंस को। हालांकि रियलिटी में जो खुद इनके अपने सर्वेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो पिछले 10 साल पहले जो इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस के स्टेटिस्टिक्स को कंपेयर किया जाए इन इलेक्शन से, तो ऑलमोस्ट 14% की कमी है। तो आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह लीगल लेंस इसको देख रहे हैं, और आप सब के अंदर एक मैं समझती हूँ रूहानी जिना की जो है खूबी भी है। पाकिस्तान को भी किसी पॉलिटिशियन ने नहीं बनाया, बल्कि बहुत बड़े जो थे आई थिंक पिलर थे लॉ के, जो इबादत समझते थे लॉ को प्रैक्टिस करना, और लीगल लेंस से उन्होंने पूरी दुनिया में एडवोकेट किया जो वहाँ पे मुसलमानों के साथ हो रहा था, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए। और आज भी जिना को ही ढूंढ रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स भी। अगर आप देखें कि जिस तरीके से वहाँ पे इंडियन मुस्लिम्स इतने स्कैटर्ड हैं, चाहे माइनॉरिटीज़ वहाँ पर हों, और जब मैं वहाँ पे पहली दफ़ा भी जब शादी के बाद गई, तो मेरी वालदा साहिबा ने यासीन साहब से पूछा कि क्या वजह है कि इंडिया में करोड़ों मुसलमान रहते हैं और मकबूजा कश्मीर के इतने बुलंद और इतने बहादुर और मर्द मुजाहिद लीडरशिप है और मुकाबला करिए, बट वाई नॉट कि इंडिया में इतने बड़े टॉल लीडरशिप जो है वो इमर्ज हुए। तो यासीन साहब ने कहा इंडियन स्टेट के नॉट अफोर्ड अनदर जिना, उनके लिए डेथ है। तो मैं ये मकबूजा कश्मीर के जो वकला हैं उनकी तरफ से आप सबको एक स्पिरिचुअल जो पैगाम है श्रीनगर के लॉयर्स की, जिन्होंने बहुत उनकी भी बड़ी काविशें और स्ट्रगल है कि आप उनकी आवाज़ हैं, आप उनकी जद्दोजहद लेके जाएं। मुझे बहुत खुशी हुई कि एडवोकेट रियासत आज़ाद साहब ने इस बात पे एग्री किया है मेरे साथ कि हम लोग यहाँ पे इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बाहर सिग्नेचर कैंपेन भी लॉन्च कर रहे हैं, जो ना सिर्फ इन फासिकल इलेक्शंस को एड्रेस करेगी, बल्कि उसके साथ साथ जो वहाँ पे एब्रोगेशन हुई आर्टिकल 370 और 35A की। और इस वक्त क्योंकि यहाँ पे जयशंकर ने भी आना है और उनका भी यहाँ पे आना इस वक्त ऐसे जाली इलेक्शंस के बाद, और जो उनका यूनाइटेड नेशंस में खिताब था जिसके अंदर उन्होंने जो वहाँ पे बातें की जो कि इतनी ही आई थिंक इतनी शॉकिंग थी और इतनी प्रेजुडिस माइंडसेट था, जो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो GDP जो बढ़ रहा है पाकिस्तान का वो टेररिज्म है। तो आई थिंक पाकिस्तान के जो वकला हैं कश्मीरियों की भी वकालत करें और साथ साथ दुनिया में एक्सपोज करें हिंदुस्तान का जो घिनौना प्लान है। और स्पेशली मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो इस 1 मंथ की एक्सरसाइज के अंदर हमने देखा कि इन्होंने 15 से ज़ायद वहाँ पे डिप्लोमैट्स को वहाँ पे बुलाया और कोशिश की, बड़ी कोशिश की हिंदुस्तान ने
کہ دنیا کو ڈپکٹ کیا جائے کہ بڑی نارمل سی ہے. سری نگر کے اندر ان کو بلایا گیا اور ان 15 ڈپلومیٹس کو ایسے پروجیکٹ کیا جیسے کہ وہ الیکشن آبزرورز ہیں. حالانکہ جو بھی آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ایک ڈپلومیٹ کا بالکل بھی یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ وہ ایک مانیٹرنگ باڈی کی طرح ایک الیکشن کو مانیٹر کرے. تو ڈپلومیٹس کے بھی مینڈیٹ کو ایکسپلائٹ کیا گیا انڈین اسٹیٹ کی طرف سے, ٹھیک اسی طرح جس طرح 2020 کے اندر کورونا کے دور میں انہوں نے کچھ چند یورپین ایم پیز کو مقبوضہ کشمیر میں لے کے گئے اور وہاں ایک ڈیتھلی سائلنس تو ہوتا ہی ہے اور کرفیو رہتا ہے, تو وہاں پہ دکھایا گیا کہ یہاں تو ہر چیز عمل ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ را کے فنڈڈ ٹور کرایا گیا تھا. اور دوسری بات میں لیگلی اگر ہم بات کریں تو یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن 51 ہے آف 1951 وہ کیٹیگورکلی اسٹیٹ کرتی ہے کہ کسی بھی قسم کے اسمبلی جو الیکشنز ہیں دے کین ناٹ بی این آلٹرنیٹیو ٹو دا UN ایڈمنسٹرڈ پلیبسٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف آکوپیشن ہے یہاں پہ بلکہ ان پپیٹ اسمبلیز کے تھرو جو کام کیا گیا ہے نہ صرف ان الیکشن میں بلکہ پہلے بھی, جس کے اندر جتنے ڈریکونین لاز ہیں, ٹاڈا ہے, کوٹا ہے, آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے اور بہت سے ایسے گھنونے جو قوانین ہیں جو امیونٹی دیتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے بات ہے کہ جو ٹرو ریپرزینٹیوز ہیں کشمیری قوم کے وہ تو حریت کے رہنمائیں, چاہے وہ یاسین صاحب ہوں, آسیہ رابی صاحبہ, شبیر شاہ صاحب ہوں, مسرت عالم ہوں, جتنے بھی ہیں ان میں سے تو کوئی بھی وہاں پہ ریپرزینٹیوز نہیں ہے. ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں کشمیری لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں اور ان کے خلاف کتنے فکٹیشس چارجز کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت بھی